गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। अब अपन आज की क्लास में जो बात करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि संवेग संरक्षण नियम के बेस पे या संवेग संरक्षण का नियम होता है वो एस और एस डैश फ्रेम में कैसे वेरी करता है, तो वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखना है, आज का जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवेग के संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मुझे पता है कि सबसे पहले तो मुझे ये देखना जरूरी है कि मोमेंटम क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। यदि मैं कहता हूँ कि दो पार्टिकल यदि एक दूसरे से टक्कर करते हैं, तो आपने न्यूटन्स मैकेनिक्स में पढ़ा होगा या क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा कि यदि जब भी कोई दो पार्टिकल टक्कर करते हैं तो टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद उसका जो संवेग होता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। यानी P = जो mv रहता है टक्कर से पहले का और टक्कर के बाद का, आफ्टर द कॉलिजन एंड बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल द मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये संवेग का संरक्षण नियम होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो यहाँ पे अपन यही पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि संवेग के संरक्षण नियम की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी बोल के बताई है। यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार क्रिया से पूर्व यानी कोई दो पार्टिकल की टक्कर होने से पहले, फिर मैंने लिखा है क्रिया के बाद यानी टक्कर होने के बाद संवेग का मान समान प्राप्त होता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो जब भी मैं दो पार्टिकल की टक्कर करवाता हूँ उसके टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो संवेग होगा वो समान होगा, वही क्या कहलाएगा, संवेग संरक्षण का नियम कहलाएगा। According to this rule, the value of the momentum is equal before and after the action, यानी आफ्टर द एक्शन एंड बिफोर द एक्शन या आफ्टर द कॉलिजन या बिफोर द कॉलिजन, दिस इज कॉल्ड दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोनों की मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो आफ्टर द कॉलिजन बिफोर द कॉलिजन दोनों की वैल्यू क्या, इक्वल। तो वही क्या कहलाएगा अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाएगा। यहाँ पे अपन ने जस्ट एक एज्यूम किया है केस, माना कि किसी निर्देश तंत्र में, और निर्देश तंत्र कौन सा लिया है अपन ने, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र में दो कणों के जो मास है यानी द्रव्यमान है, इस मास को काट के आप द्रव्यमान भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माना कि किसी निर्देश तंत्र एस में या किसी फ्रेम एस में m1 और m2 मास के दो पार्टिकल है। क्या है अपने पास, m1 और m2 मास के दो पार्टिकल हैं। उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u1 और u2 है। उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u1 और u2। इन कणों के टक्कर के बाद उनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं, और एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण नियम के अनुसार क्या लिखा जाएगा वो अपन को लिखना है। तो देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि सपोज इन ए रेफरेंस फ्रेम एस, यानी कोई एस फ्रेम की बात कर ले, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ कि एस फ्रेम, क्या लिख लिया, एस फ्रेम। यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल बनाए, तो एक ए पार्टिकल बनाया, एक बनाया मैंने बी, इन दोनों की टक्कर करवाई जाती है। टक्कर के बाद मेरे पास वही पार्टिकल रहते हैं ए प्लस बी, बट टक्कर के बाद कुछ चेंज होने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका जो मास ले रखा है, इसका मास कितना ले रखा है, m1, इसका मास कितना ले रखा है, m2, इसका भी मास m1 है और इसका भी मास क्या है, m2 है। अब यदि मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे लिख रखा है कि इनके वेग टक्कर से पहले क्या है, u1 और u2 है। यानी टक्कर से पहले यानी ये वेग होंगे तो u1 और क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। टक्कर के बाद कौन सी वेलोसिटी होगी, v1 और v2 हो जाएगी। तो इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या इक्वेशन बनेगी, तो मुझे पता है कि इसका मोमेंटम कितना, m1 u1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, m1 v1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 v2। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा वो ये होगा, यानी इसका ये वाला मोमेंटम LHS साइड का और RHS साइड का दोनों ही मोमेंटम क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि आफ्टर द कॉलिजन इन मोमेंटम एंड बिफोर द कॉलिजन इन मोमेंटम इज इक्वल वैल्यू ऑफ क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों का मोमेंटम इक्वल हो गया तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि इस नियम के अनुसार संवेग संरक्षण क्या होता है। और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी द्रव्यमान कोई एस फ्रेम लिया है तो ये आपका एस फ्रेम हो जाएगा, और यहाँ से m1 m2 मास हो जाएंगे और वेलोसिटी u1 u2 हो जाएगी, और v1 v2 क्या हो जाएंगे, इसके बिफोर आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी हो जाएगी। तो टक्कर के बाद यदि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाती है, v1 और v2 हो जाती है। क्लियर। इसके आगे की बात करें तो आगे अपन ने लिखा हुआ है कि एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस डैश में, अब किसकी बात करनी है, एस डैश की बात करनी है, जो एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है,
इन कणों के वेग टक्कर से पूर्व u1 डैश और u2 डैश टक्कर के बाद v1 डैश और v2 डैश हो जाता है। जो मैंने अभी वैल्यू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की s फ्रेम में लिखी है, सेम उसी को यदि मैं s डैश फ्रेम में लिखता हूँ तो क्या आएगा। तो मुझे पता है कि s डैश फ्रेम में यदि मैं इसकी बात करता हूँ, कौन से फ्रेम में, s डैश फ्रेम में, तो ये क्या हो जाएगा m1 u1 डैश प्लस का हो जाएगा m2 u2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 डैश प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 v2 डैश, क्या हो जाएगा ये वाली, यानी s डैश फ्रेम में अपने पास जो आएगी इक्वेशन वो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी। अब मुझे पता है कि ये तो आ गया आपके पास, ये जो अपन ने लिखा ये तो जो मोमेंटम आ गया कौन से फ्रेम का आ गया, s फ्रेम का। सेम टू सेम यदि मैं इसको ही s डैश में लिखूं तो मास तो चेंज नहीं होगा s1 s2 में, तो मास तो वो का वही रखा है, वेलोसिटी मैंने क्या कर ली, चेंज कर ली। जैसे मुझे पता है कि एक s फ्रेम में पोजीशन वेक्टर r1 होता है तो s डैश फ्रेम में r1 डैश होगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर ली, चेंज करके क्या लिखा कि यहाँ वेलोसिटी कितनी है u1 और u2 है तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी u1 डैश और u2 डैश। ऐसे ही यहाँ v1 v2 है तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी v1 डैश और v2 डैश। तो अपन ने s डैश फ्रेम के लिए क्या लिख लिया, इसका मोमेंटम लिख लिया। अब वेग रूपांतरण समीकरण, अब मुझे पता है कि जब भी कोई एक निर्देशांक, यहाँ पे देखो अपन ने लिखा है इन अनदर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम s डैश विच इज मूविंग विथ द वेलोसिटी v वेलोसिटी से t टाइम में s के रेस्पेक्ट में मूव करके आगे जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिफोर द कॉलिजन, इसको मैं ऐसे लिख लेना u1 डैश और इसको कर देना u2 डैश, जैसे इस टाइप से u1 डैश और u2 डैश आपको लिखना है। से गतिशील है तो टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी v1 डैश और क्या हो जाएगा v2 डैश। तो ये जो v12 लिखा हुआ है v को, इसको इस टाइप में लिखना v1 डैश और v2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा s डैश फ्रेम का मोमेंटम हो जाएगा। अब यदि मैं वेग रूपांतरण समीकरण काम में लेता हूँ तो मुझे पता है कि वेग रूपांतरण समीकरण क्या आया था, तो ये वेग रूपांतरण समीकरण आया था अपने पास v1 डैश इज इक्वल टू u माइनस का v, यानी ये v1 डैश तो क्या था, जो v डैश था या v1 डैश था, v डैश तो क्या था, s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी थी, u क्या था s, ये तो क्या था s डैश, जो v डैश लिखा हुआ है वो क्या था s डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, u था वो क्या था s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, और जो ये v आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो जिस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के रेस्पेक्ट में वो आगे बढ़ा है तो वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्लियर। तो इसका रूपांतरण समीकरण लिखता हूँ यदि मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए, यदि मैं u1 के लिए लिखता हूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस का v हो जाएगा। ऐसे यदि मैं दूसरा पार्टिकल लिखता हूँ किसके लिए, u2 डैश के लिए, तो ये क्या हो जाएगा u2 माइनस का v हो जाएगा। v तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करके गया वो का वही रहेगा। ऐसे यदि मैं v1 डैश लिखता हूँ तो ये तो क्या था, टक्कर से पहले, यानी ये तो क्या था टक्कर से पहले, कि टक्कर से पहले के लिए यदि मैं रूपांतरण समीकरण लिखता हूं तो ये आएगा, यानी क्या हो जाएगा बिफोर द एक्शन, बिफोर द क्या हो जाएगा अपने पास एक्शन हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ये तो क्या बताएगा बिफोर द एक्शन। ऐसे यदि मैं वेलोसिटी फाइनल की बात करता हूं आफ्टर द कॉलिजन तो ये क्या हो जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू v माइनस का v, ये सारा v है वो इसको अलग टाइप से बना लेना। तो ये क्या हो जाएगा v1, यानी s डैश फ्रेम में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, s फ्रेम में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ 1 है तो 1 लगा लेना, 2 है तो 2 लगा लेना, 1 है तो 1। ऐसे अपने पास जो v2 डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास v2 माइनस का क्या हो जाएगा v, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब मुझे चेक करना है कि ये वाली देखो यहाँ पे u1 डैश है, u2 डैश है, v1 डैश है और v2 डैश है, तो ये इक्वेशन नंबर दे दो क्या सेकंड, इस इक्वेशन नंबर को दे दो सेकंड, और जो पहले लिखी थी इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी, s फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखी, s डैश फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और मुझे पता है कि जो वेग रूपांतरण समीकरण होता है वो ये हो जाएगा, यानी ये कौन सा हो जाएगा टक्कर के बाद या क्रिया के बाद। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर द एक्शन भी लिख सकते हो, कॉलिजन भी लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा टक्कर के बाद का वेग रूपांतरण समीकरण हो जाएगा। तो दो सभी की वैल्यू है मेरे पास, u1 डैश भी है, ये u2 डैश भी है, v1 डैश भी है और v2 डैश भी है। तो मैं ये सारी वैल्यू क्या समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूँ। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। यदि समीकरण सेकंड में वैल्यू रखता हूँ गैलीलियो रूपांतरण समीकरण से, तो मुझे पता है कि ये क्या थी m1 u1 डैश
प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 v1 डैश प्लस का हो जाएगा m2 v2 डैश। ठीक है, यदि मैं इक्वेशन रखता हूँ तो मास तो ऐसे का ऐसे, ये क्या हो जाएगा u1 माइनस का v हो जाएगा, ऐसे अपने पास m2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा u2 माइनस का v हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1, ये हो जाएगा अपने पास v1 तो ये हो जाएगा v1 माइनस का v हो जाएगा, ऐसे अपने पास हो जाएगा m2 तो ये हो जाएगा v2 माइनस का v हो जाएगा। क्लियर, तो जो वेग रूपांतरण समीकरण वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली थी वो मैंने वैल्यू रख दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये देखो क्या आएगा m1, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस का m1 v प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 v। मास एक जैसे ही ले लेना सारे, ये सारे मास है वो सारे क्या है स्मॉल ही है, सारे मास क्या है अपने पास स्मॉल है। ये तो हो जाएगा इस साइड का, इधर साइड का हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस का हो जाएगा m1 v, ऐसे ही हो जाएगा अपने पास प्लस का m2 v2 और माइनस का हो जाएगा m2 v। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कि m1 u1, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m1 u1 प्लस क्या हो जाएगा m2 u2, क्या हो जाएगा m2 u2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m1 v प्लस का हो जाएगा m2 v, ऐसे ही इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 प्लस का हो जाएगा m2 v2 और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी m1 v माइनस का क्या हो जाएगा m2 v। ठीक है, अब देखो ये वाली जो टर्म है, ये वेलोसिटी वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म प्लस प्लस में है, ये क्या है माइनस माइनस में, क्या है अपने पास प्लस प्लस में है और माइनस माइनस में। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे m1 u1 हो गया, m1 v हो गया, m2 u2 हो गया और यहाँ पे ये माइनस आएगा, अपन ने गलत लिख दिया, यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास माइनस आएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी m2 u2 माइनस का क्या हो जाएगा m1 v1, m1 u1 माइनस का m1 v1। तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, ये भी माइनस आएगा, यहाँ दोनों सेम टर्म में आएगी। ये क्या आ जाएगा अपने पास m1 u1, ये वाली टर्म लिख ली, ये लिख ली, तो ये क्या हो जाएगा m1 v माइनस का क्या हो जाएगा m2 v। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, m1 v दोनों माइनस में है, LHS RHS में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो LHS RHS में है वो भी इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये m1 v कॉन्स्टेंट, m2 v वेलोसिटी इन सभी की में क्या है इक्वल है, m1 की कांस्टेंट वेलोसिटी, m1 की कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों साइड इक्वल है, m2v और m2v ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट से इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू किसके इक्वल रहा m1 v1 प्लस का क्या रहा m2 और v2। यानी ये क्या बचा अपने पास, वो इक्वेशन आ गई जो अपने पास पहले इस इक्वेशन नंबर 1 मानी थी एस फ्रेम के। तो ये क्या है अपने पास टक्कर से पहले का संवेग है, ये क्या था टक्कर से पहले का संवेग था, ये क्या था टक्कर से पहले का संवेग, और ये क्या है अपने पास टक्कर के बाद का संवेग। ये क्या होगा अपने पास टक्कर के बाद का संवेग। ये हो जाएगा आफ्टर द कॉलिजन और बिफोर द कॉलिजन। कौन से फ्रेम में आ गया, ये एस फ्रेम में आ गया। कौन से फ्रेम में आ गया, एस फ्रेम में। तो देखो ये वाली इक्वेशन वही आई है जो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, जो एस फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने S2 फ्रेम में वेग रूपांतरण समीकरण की वैल्यू रखी तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिला मुझे, एस फ्रेम का मिला। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि S1 फ्रेम और एस फ्रेम और एस फ्रेम में दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन क्या दिखाई देगा, इक्वल दिखाई देगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि हेंस इट इज क्लियर दैट द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। यानी एस डैश और एस का जो कंजर्वेशन मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा, और अपन ने यहाँ पे प्रूफ करके देखा कि कैसे इक्वल होगा। S2 डैश का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन ली, उसके अंदर मैंने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की वैल्यू रखी, तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिला मुझे, एस फ्रेम का मिला। आप इसको उल्टा लेके भी कर सकते हो
कि एस फ्रेम की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लो और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो वैल्यू रखो और उससे आपका क्या आ जाएगा, एस डैश आ जाएगा। बट वहाँ पे ध्यान रखना कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है अपने पास, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लोगे वो होती है जनरली अपने पास ये, जैसे v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस का v था, यदि आप उसमें उल्टा करके लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू v1 डैश माइनस का v हो जाएगा प्लस का v हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 डैश प्लस का v। तो उसमें आपको ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी जब आप क्या करोगे, s से s डैश निकालोगे तो आपका ये इक्वेशन काम आएगा। और यदि s से किस में जाते हो, एस डैश से एस में जाते हो तो जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही इक्वेशन, तो कोई भी एक चीज़ अपन को फॉलो करनी है। मेरे हिसाब से ये रिजल्ट ज़्यादा बेस्ट है, जो आपको न्यूमेरिकल के लिए भी याद रहेगा, डायरेक्ट भी याद रहेगा। तो इसको आप नहीं करना अपन को, तो जो अपन चाहते हैं कि एस डैश की इक्वेशन ली, एस डैश में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करी और क्या रिजल्ट आ गया, एस का रिजल्ट आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में संवेग के संरक्षण नियम क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। निश्चित को इस तरीके से लिखा जाता है, क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ठीक है, इनवेरिएंस रहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे मेरे पास एस और एस डैश फ्रेम में क्या क्या इक्वल आया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल आया, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा आया, निश्चित आया, वैसे का वैसे सेम यहाँ पे क्या आया अपने पास, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था वो भी क्या आया अपने पास, इक्वल आया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इक्वल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, दोनों का डिस्प्लेसमेंट यदि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन होता है वो भी क्या आएगा अपने पास, इक्वल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपन ने बात की किसकी, आज दो केस की। एक तो किया अपन ने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में किया था दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन रूपांतरण का, और अभी जो किया है वो मैंने किया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सेम टू सेम आप एक बार ट्राई करना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, क्या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी दोनों की वैल्यू इक्वल आती है क्या, या एस डैश से एस की कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रूफ होती है या नहीं होती। आप एक बार ट्राई जरूर करना, अपन इसके आगे वाली क्लास में वही केस करने वाले। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो आज के लिए तो इतना ही। आपको कॉलेज के जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सारे आपके कॉलेज के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी वीडियो क्लास है जो आपकी एक प्रॉपर चैप्टर वाइज सीरीज से बिल्कुल वीडियो क्लास बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अपलोडेड वीडियो है आप सीरीज से सीरीज में देख सकते हो। और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन इम्पोर्टेंट करते लेंगे, और जैसे ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो चाहे RU एग्जाम में हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो वो, या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू सीरीज से एक एक क्लास को देखते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिए। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कंबाइन किया गया है, तो आपका जो स्लाइड में लिखा हुआ है दोनों लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज यूज़ की गई है, हिंदी भी यूज़ की गई है, इंग्लिश भी यूज़ की गई है। हिंदी वाला भी लिखे और इंग्लिश वाला भी लिखे। ठीक है, तो आज के लिए तो थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।